हेलो दोस्तों, अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए CSEB जेई मैकेनिकल की पेपर एनालिसिस। जी हाँ, आपके डिमांड पर 2018 के जेई पेपर की एनालिसिस आपके बीच में लेकर आए हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा मौका है जब इतने सालों बाद में मैकेनिकल के लिए इतनी सारी पोस्ट आई है। आपके पास में 27 पोस्ट आए हैं मैकेनिकल के लिए। सो दोस्तों, बहुत अच्छे से लग जाइए, तैयारी में जुट जाइए और अच्छे से तैयार हो जाइए। इतने बड़े मौके को हाथ से ना जाने देना। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि हम इस एग्जाम के लिए एक पैकेज लेकर आ रहे हैं आपके जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए, जिसमें इस कोर्स को बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार से। जी हाँ, आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार से इसे स्पेशली डिजाइन किया गया है, जिसमें कॉन्सेप्ट के साथ में थ्योरी के साथ साथ में क्वेश्चंस भी लगाए जाएंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और यह एक रिकॉर्डेड वीडियो होगा, जिसे आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, जितने बार देखना चाहें देखिए और उसे वहीं पे वीडियो में देखते देखते याद कर लीजिए। और हाँ जी, ये पूरे क्वेश्चंस आप अगर अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से वीडियोस देख लेते हैं, तो बिल्कुल आपका एग्जाम निकलना तो तय हो जाएगा, है ना। और साथ ही साथ में अगर आपको रिटर्न में चाहिए तो बिल्कुल PDF भी साथ में आपको मिलेगा, और एक अच्छे फैकल्टी के साथ में, एक्सपीरियंस फैकल्टी, क्योंकि मैं हूं आपका दोस्त हेमंत साहू, जो कि इस फील्ड में काफ़ी लंबे समय से हूं। मुझे अभी तक 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है। मैंने 5th रैंक स्कोर किया था 2018 के इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम में, और गेट क्वालिफाइड कर चुका हूं, इसलिए टेक्निकल की अच्छी पकड़ रखता हूं। साथ में मैंने गेट में 80% रिजल्ट भी दिया है, और इसलिए मैं आपके बीच में लेकर आया हूं JEE मैकेनिकल की पैकेज। तो अगर आपको लगता है कि मुझसे जुड़ना चाहिए तो जरूर जुड़िएगा। और इस पैकेज को कैसे खरीदना है आदि सब जानकारी जो हम जल्द ही अगले वीडियो में आपके पास लेकर आएंगे। तो जुड़ी रहिए हमसे और तैयारी करते हैं दोस्तों। तो आज बात करना है हमें एनालिसिस का, पेपर एनालिसिस का, थोरोली एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख लेते हैं। इसके बाद 1 to 1 क्वेश्चंस को भी डील करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, कितने कितने क्वेश्चन आए थे। तो जी हाँ दोस्तों, तो 2018 के जेई पेपर के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सामने कि आपके प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, और ये क्वेश्चन आए थे 23 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, 23 क्वेश्चन। 80 में से 23 क्वेश्चन केवल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से आया था। वैसे तो आप इसे, इतना बड़ा टॉपिक है तो इसे आप अलग से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कास्टिंग में, फॉर्मिंग में, फिर उसके बाद में वेल्डिंग, मशीनिंग, है ना, और बाकी मिसलेनियस आइटम के लिए भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से डिवाइड किया जाए तो आप देख पाएंगे कि इनमें से जो आपका वेल्डिंग सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस 23 में से 12 क्वेश्चंस तो केवल आपके वेल्डिंग के ही थे। फिर उसके बाद में फॉर्मिंग का एक बहुत बड़ा वेटेज रहा है, फिर मशीनिंग का रहा है। सो दोस्तों, इसलिए प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बिना आप इस एग्जाम को नहीं सोच सकते। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। बिल्कुल अच्छे अच्छे नोट्स के साथ, अच्छे मटेरियल के साथ हम ये पैकेज लेके आ रहे हैं। सो आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारा थर्मोडायनेमिक्स, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए। इसमें से 11 क्वेश्चन आए थे। अगर परसेंटेज में मैं बात करूं तो 13% इसका बनता है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का 28% बनता है। ऐसे ही आपके फ्लूइड मैकेनिक्स से सेपरेटली जो बेसिक आपके फंडामेंटल्स फ्लूइड मैकेनिक्स है, वहां से 9 क्वेश्चन है। और देखोगे सो हाइड्रोलिक मशीन अलग से हमने यहाँ पे डील किया है, जिससे 5 क्वेश्चन वहां से है। जैसे कि टरबाइन से क्वेश्चन आया था, टरबाइन में भी आपके स्पेशली इंपल्स टरबाइन से क्वेश्चन ज्यादा है, रिएक्शन टरबाइन से क्वेश्चन है, जिसको हम लोग 1 by 1 डील करेंगे जल्द ही। तो अभी क्या करना है, आपको बस इसको देखिए, एनालिसिस कीजिए कि कौन से पोर्शन को कौन कितना इंपॉर्टेंस देना है आपको। हाँ, मैं ये बता दूं आपको, ये कोई पैटर्न नहीं है, ये उनका कोई सेट पैटर्न नहीं है। सो हो सकता है कि जिससे अभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं उससे क्वेश्चन ना आए। बट हाँ जी हाँ, मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंस के नजरिए से कभी भी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। सो आपको बहुत जमकर तैयारी करनी होगी। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, सालों के बाद में मैकेनिकल के लिए इतनी सारी पोस्टें हैं, तो जाने नहीं देना है हाथ से दोस्त। सो अगर बात करें तो आपके पावर प्लांट से 9 क्वेश्चन आए थे, जिसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वो आपके बॉयलर सेक्शन से थे। तो बॉयलर को बहुत अच्छे से करना होगा दोस्तों आपको। जी हाँ, और थ्योरी ऑफ मशीन में बहुत बेसिक क्वेश्चन आए थे, मैकेनिज्म से, इन्वर्जन से और गियर से।
गियर से बहुत क्वेश्चन आए थे थ्योरी ऑफ मशीन में, तो गियर को आपको नहीं छोड़ना है, कैम फॉलोवर को नहीं छोड़ना है, बेसिक मैकेनिज्म को नहीं छोड़ना है, इन्वर्जन्स को पूरे करेंगे हम। सोप में जब बात करेंगे तो सोप में आपके जो बेसिक है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम्स वहां से रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर साथ ही साथ में आपके कंबाइंड लोडिंग से क्वेश्चंस, तो ये जरूर कर लेना। तो यहाँ से भी 6 क्वेश्चन आए थे। 6 क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे जो एग्जाम है ये, इसमें केवल क्या है, केवल रिटर्न एग्जाम है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। तो जो आपका फाइनल डिसीजन होना है वह आपके रिटर्न एग्जाम से होना है, इसलिए एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ से 6 क्वेश्चन आए हैं, तो इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। दोस्त अगला है आईसी इंजन। यहाँ से भी बहुत बेसिक क्वेश्चन आए थे आपके, ऑटो साइकिल से, डीजल साइकिल से क्वेश्चन आते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल बेसिक क्वेश्चंस करने से यहाँ के लग जाते हैं क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं आते हैं। मशीन डिज़ाइन में भी आपके क्वेश्चन बहुत सिंपल रहे हैं। वर्कशॉप से केवल एक क्वेश्चन आया था लेथ से रिलेटेड, सो अगली बार भी लेथ से क्वेश्चन आ सकता है, शेपर मशीन से क्वेश्चन आ सकता है, आपके मिलिंग मशीन से आ सकता है, कास्टिंग फाउंड्री प्रोसेस से आ सकता है, सो इसको भी आपको करना चाहिए। अगला है आपके हीट ट्रांसफर, इंडस्ट्रियल ऑपरेशन रिसर्च और आरएसी, इनसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं आए थे दोस्तों 2018 में, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा अगली बार भी। जेई 2018 में जैसे पूछा गया था, ऐसा जरूरी नहीं कि अगली बार भी ऐसा पूछा जाएगा, इनका कोई सेट पैटर्न नहीं होता है। सो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस मिले हैं, अभी देखें कि हमें बल्क में क्वेश्चन मिले। अगर वेल्डिंग से क्वेश्चन आया तो बहुत सारे वेल्डिंग से हैं, जैसे कि टरबाइन से क्वेश्चन आया तो टरबाइन से बहुत सारे हैं। सो इनका एक फेवरेट टॉपिक बन जाता है और उन्हीं से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हो सकता है कि अगली बार ज्यादातर क्वेश्चंस आपके इन चैप्टर से हो, सो इसीलिए किसी भी चैप्टर को छोड़ना अभी यहाँ पे एडवाइजेबल नहीं है दोस्तों, आपको सभी को करना है। बट हाँ, जो जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो स्टार मार्क है, उसे जरूर कर ले। चलिए, तो ये तो रही बात पूरे आपके पेपर के थरोली एनालिसिस की। अब बात करेंगे हम 1 to 1 की। तो आगे बढ़ते हैं और 1 to 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मॉडल आर नॉट यूज टू। आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड किसके लिए यूज नहीं होता है? इसमें से ऑप्शन है डिटेक्ट फ्लॉज, इम्पैक्ट टफनेस मेजर, सरफेस डिफेक्ट्स मेजर और क्रैक डिटेक्शन। आंसर इज मेजर इम्पैक्ट टफनेस, बिकॉज इम्पैक्ट टफनेस चेक करने के लिए बॉडी पे लोड लगाया जाता है, एक इम्पैक्ट लोड लगाएंगे बॉडी पे और उसे वो फेल कराते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रक्ट होता है, वो विनाशकारी होता है। अविनाशकारी के लिए सेंसर्स यूज करते हैं, जैसे कि फ्लॉज चेक करने के लिए, सरफेस डिफेक्ट चेक करने के लिए, क्रैक चेक करने के लिए सेंसर की मदद लिया जाता है, जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टाइप होता है। यह क्वेश्चन आपके टेस्टिंग एंड मेजरमेंट से आता है, टेस्टिंग एंड मेजरमेंट सेक्शन से आता है और बहुत आसान और बेसिक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके थर्मोडायनेमिक्स के बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, जिसमें आपको सिंपली पूछा गया है इसमें P प्रेशर, T टेम्परेचर, R गैस कांस्टेंट, V वॉल्यूम और M मास हो, तो आइडियल गैस इक्वेशन इनमें से कौन सा है? ये देखते हैं। इसमें PV इक्वल टू MRT, जो कि आपको वेल नोन है, एक वेल नोन इक्वेशन है गैस इक्वेशंस, दैट इज करेक्ट आंसर। बाकी देख लेते हैं, बाकी में क्या है। आपके मास जो है वो पावर में देकर करके गलत होगा, मास को डिवाइड में देके रखा है, ये गलत होगा, है ना। यहाँ V के पावर में मास देके रखा है, गलत होगा। वी आर श्योर कि हमारा पहला आंसर ही करेक्ट है, दैट इज PV इक्वल टू MRT। हाँ, आपके एक और मिलेगा PV इक्वल टू NRT, ये भी आपको एक गैस मिलेगा, आइडियल गैस इक्वेशंस, जहाँ पे N जो होगा नंबर ऑफ मोल होगा और जो यहाँ पे R होगा वह R आपका मोलर गैस कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, मोलर गैस कांस्टेंट हो जाएगा और यहाँ पे जो है नॉर्मल गैस कांस्टेंट है। ये चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। ये इसमें पूछा गया है कि यूट्यूब मैनोमीटर में कौन सा फ्लूइड यूज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेक करने के लिए? इसका आंसर होगा मरकरी, वेल नोन आंसर है मरकरी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है फ्लूइड मैकेनिक्स के बेसिक से। ये चीजें होगी दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चंस बहुत सिंपल आए हैं, बेसिक भी क्वेश्चंस आए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कैम फॉलोवर इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट्स। ये क्वेश्चन आपके थ्योरी ऑफ मशीन्स के कैम एंड फॉलोवर सेक्शन से आया है और जिसमें एप्लीकेशन पूछा गया है कि एयरक्राफ्ट में कौन सा कैम फॉलोवर यूज होता है। तो दोस्तों
यहाँ पे अलग अलग टाइप के दिए हुए हैं, जैसे कि स्फेरिकल ऑप्शन में 1, ऑप्शन 2 फ्लैट फेस्ड, ऑप्शन 3 नाइफ एज, ऑप्शन 4 रोलर टाइप। सो ऑप्शन 4 रोलर टाइप इज द करेक्ट आंसर। इसमें रोलर टाइप का फॉलोवर यूज किया जाता है जो कि कैम के ऊपर में एक। सो दिस इज द राइट आंसर। Next question, question number 5. The welding process encompassing the oxyacetylene flame is known as. So oxyacetylene flame किस में यूज होता है ये बताना है, कौन से प्रोसेस में। ऑप्शन 1 गैस वेल्डिंग, ऑप्शन बी ब्रेजिंग, ऑप्शन सी सोल्डरिंग, ऑप्शन डी शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। सो आंसर इज कि जो ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम यूज होता है वह यूज होता है आपके गैस वेल्डिंग में। ये भी आपके प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के वेल्डिंग सेक्शन से लिया गया है, जो कि एक सिंपली आपको वेल्डिंग प्रोसेस का अगर नॉलेज होगा तो इजीली आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द क्लोज स्टील वेजल्स जनरेटिंग द स्टीम इज नोन एज। सिंपली आपको पूछ रहा है कि स्टीम जनरेटिंग जो वेजल होता है उसे क्या बोलते हैं। सो स्टीम जो जनरेशन के काम आता है दैट इज बॉयलर, दैट इज स्टीम बॉयलर। क्योंकि यहाँ पे टरबाइन देकर रखा है स्टीम टरबाइन, तो स्टीम टरबाइन वो डिवाइस है जो स्टीम की हेल्प से पावर जनरेशन करता है, तो ये पावर जनरेशन के काम आता है। स्टीम इंजेक्टर है जो इंजेक्ट करने के काम आता है। कंडेंसर इज यूज टू कंडेंस द वेपोराइज फ्लूइड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट to the circular pitch is known as. So यह क्वेश्चन आपके थ्योरी ऑफ मशीन में गियर से लिया गया है और जो कि बेसिक सिंपल फंडामेंटल क्वेश्चन है, जिसमें आपको पूछा गया है रेशियो ऑफ कॉन्टेक्ट आर्क लेंथ और सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच का रेशियो क्या होता है आपने साथ जरूर देखा होगा, पढ़ा होगा। ये होता है आपका कॉन्टेक्ट रेशियो, ये कहलाता है कॉन्टेक्ट रेशियो। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, option 3. Next question, question number 8. Which of the following welding processes does not generate slag after welding? So welding करने के बाद कौन से प्रोसेस में स्लैग का जनरेशन नहीं होता है। सो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन 1 फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग, सेकेंड शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, थर्ड मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, and fourth gas tungsten arc welding. So answer is gas tungsten arc welding. इसमें slag प्रोड्यूस नहीं होता है, इसमें स्लैग प्रोड्यूस नहीं होता है और इन बाकी सभी में स्लैग का प्रोडक्शन होता है। सो नेक्स्ट टाइम ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से किस में स्लैग का प्रोडक्शन होता है, जनरेट होता है। सो इनमें से सभी सही हैं, इस सब तीनों में स्लैग का प्रोडक्शन होता है। अगला क्वेश्चन, 1 न्यूटन ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू, और ऑप्शन में देकर रखा है डाइंस में, ऑप्शंस में देखा रखा है डाइंस है। इट मींस आपको सिंपली वो बोल रहा है कि 1 न्यूटन को जो एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट है उसे आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो सीजीएस में कितना होता है। सो 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइंस। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइंस। कैसे। तो जैसे कि न्यूटन को आपको मालूम है, इसको अगर बेसिक फंडामेंटल्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डाइंस में क्या होता है, डाइंस में होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इसको करके देख लीजिए। ग्राम को किलोग्राम करना होगा तो आपको कैसे करना होगा, 1000 मल्टीप्लाई करना होगा। सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो 100 मल्टीप्लाई करना होगा। सेकेंड है, सो ये आपका पूरा हो जाएगा कन्वर्ट होके केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि न्यूटन होगा, है ना। सो ये हो गया आपका 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइंस। सो आंसर इज 3। आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ टाइप ऑफ फोर्जिंग प्रोसेस। इनमें से कौन सा फोर्जिंग प्रोसेस नहीं है। सो ऑप्शन है वॉर्म फोर्जिंग, ये तो है। हॉट फोर्जिंग, ये भी फोर्जिंग प्रोसेस है। क्रायोजेनिक फोर्जिंग इज नॉट अ फोर्जिंग प्रोसेस। तो आंसर इज आंसर 3 होना चाहिए। अगला कोल्ड फोर्जिंग है, ये भी ऑप्शन है। सो करेक्ट आंसर इज क्रायोजेनिक फोर्जिंग। क्वेश्चन नंबर 11, द पावर स्पेंट इन सक्शन एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक इज नोन एज। सो जैसे कि आपको ये क्वेश्चन है आईसी इंजन का,
जहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि आपके जो कंबशन चैम्बर होते हैं उसमें इनलेट वॉल और एग्जिट वॉल होता है। सो वहाँ से जब आपका सक्शन होगा और एग्जॉस्ट होगा, सो उसमें जो पावर स्पेंड होता है, जो खर्चा होता है, वो पावर क्या कहलाता है? सो जब सक्शन करेगा तो वहाँ पे पंप करता है, पंपिंग करेगा, और यहाँ पे जब एग्जिट करेगा तो पंप आउट करेगा। तो दोनों के केस में ये कहलाता है आपका पंपिंग पावर। क्या कहलाता है? पंपिंग पावर। सो आंसर इज पंपिंग पावर। अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ये होता है आपके पीवी डायग्राम में जो एरिया प्लॉट होगा, है ना, ग्राफ के अंडर में जो भी एरिया प्लॉट होगा, इसे कहेंगे हम इंडिकेटेड पावर। ब्रेक हॉर्स पावर क्या होता है? जब मैकेनिकल लॉसेस को माइनस करके इंडिकेटेड में से, पावर में से आपकी जो भी मैकेनिकल लॉसेस होंगी उसे माइनस कर देंगे, तो उसको मिलता है आपको ब्रेक हॉर्स पावर मिलेगा। ठीक है, और नेट इंडिकेटेड पावर्स भी वही होता है। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया है? मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन कैंटिलीवर ऑफ अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शंस ऑकर। अब ये पूछ रहा है आपको, जो कैंटिलीवर बीम है ना, जो कि उसका क्रॉस सेक्शन कैसे दे के रखा है? रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दे के रखा है, उसमें मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ पर होगा? तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ पर होगा? सो जैसे कि एक कैंटिलीवर बीम कैसे होता है, इस तरीके से है, जहाँ पे ये फिक्स होगा, और ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का बना हुआ है आपका इस तरीके से। तो यहाँ पर जो भी लोडिंग होगा, सो जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है वह मैक्सिमम कहाँ पर होगा? वह होता है आपके इस एंड पर, या आपके फिक्स एंड पर होता है। सो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। एट मिड स्पैन, नो, मिड स्पैन में कभी नहीं होता है। एट फिक्स स्पैन, यस, दैट इज द करेक्ट। आपके यहाँ पे फिक्स लोकेशन पे मैक्सिमम होगा। यह क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से लिया गया है, जो कि बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर स्ट्रेस सेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, गियर्स हैविंग मैक्सिमम एक्सियल थ्रस्ट आर। ये क्वेश्चन फिर से थ्योरी ऑफ मशीन के गियर से लिया गया है, जहां पे आपको पूछा है कि मैक्सिमम एक्सियल थ्रस्ट कौन से गियर्स में होता है। सो आपको गियर के टाइप पता होना चाहिए और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। स्पर गियर्स, बेवल गियर्स, डबल हेलिकल गियर्स, और लास्ट हेलिकल गियर्स। सो हेलिकल गियर जो होते हैं उसमें एक्सियल थ्रस्ट ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि उसमें जो टीथ होते हैं वो इंक्लाइंड होते हैं, है ना। तो इसके कारण से एक एक्सियल डायरेक्शन भी फोर्स अप्लाई होता है, एक रिजल्टेंट एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स मिलता है। इसलिए मैक्सिमम एक्सियल थ्रस्ट किस में मिलेगा? वो मिलेगा आपको हेलिकल गियर्स में। क्वेश्चन नंबर 14, इन सिंगल स्टेज इम्पल्स टर्बाइन देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स रोटर्स। सो आपको पूछ रहा है कि जो इम्पल्स टर्बाइन होता है, सिंगल स्टेज टर्बाइंस, उसमें रोटर कैसे, कितने होते हैं? क्योंकि यहाँ पे दे के रखे हैं नंबर्स 2, 4, 3, 1। तो आपके सिंगल स्टेज इम्पल्स टर्बाइन में हमेशा एक रोटर होता है। सो दैट इज आंसर इज 1। यह क्वेश्चन आपके हाइड्रोलिक मशीन के सेक्शन से लिया गया है, टर्बाइन से, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे अभी तक कि क्वेश्चंस बहुत बेसिक्स आए हैं, थ्योरी क्वेश्चंस है। आप बहुत अच्छे से इसे तैयारी कर सकते हैं। अगर मेंटरशिप की ज़रूरत है तो बिल्कुल हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। हम आपको बहुत अच्छे तरीके से कोर्स रिलेटेड इन सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कराएंगे, और इससे जिसकी जानकारी हम जल्द ही लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स द डेफिनेशन ऑफ। बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है दोस्तों, कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक किस फिजिकल पैरामीटर को डिफाइन करता है। ऑप्शंस है हीट, एंट्रोपी, एंथैल्पी, वर्क। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आंसर इज एंट्रोपी। तो सेकेंड लॉ से हमें एंट्रोपी मिलता है, और आप जैसे कि जानते हैं इसे हम क्वालिटेटिव लॉ भी कहते हैं, क्वालिटेटिव लॉ कहते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसे हम क्वांटिटिव कहते हैं, है ना, क्वांटिटिव लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, सो ये भी चीजें क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि विच of the thermodynamics law is considered as qualitative law. Next question, question number 16. Principal plane is subjected to maximum principal stress and the shear stress on this plane will be. So ये क्वेश्चन आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के
कंबाइंड लोडिंग से लिया गया है। इसमें खुद पहले से ही बता के रखते हैं बाय द डेफिनेशंस कि प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन है जिसमें मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस लगता है। सो पूछा है कि इस प्लेन पे आपका शेयर स्ट्रेस कितना होगा। सो जैसे कि आपको पता है कि प्रिंसिपल प्लेन ही वही प्लेन होता है जहां पर शेयर स्ट्रेस जीरो होता है। कितना होता है? जीरो। सो बाय द डेफिनेशंस ये आपका है, तो मैक्सिमम नहीं, मिनिमम नहीं, इन्फिनिटी नहीं, आंसर इज जीरो। तो प्रिंसिपल प्लेन वही प्लेन है जहां पे प्रिंसिपल स्ट्रेस तो मैक्सिमम होता है और शेयर स्ट्रेस जीरो होता है। जैसे कि आप मोहर सर्कल ड्रॉ करेंगे तो मोहर सर्कल में वो प्लेन, ये जो प्लेन है ये इसमें आपकी शेयर स्ट्रेस कितनी है? जीरो है। ठीक है, ये चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17, फॉर्मिंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स हैमरिंग ऑफ द मेटल पार्ट्स टू डिफॉर्म इज नोन एज। तो वो फॉर्मिंग प्रोसेस कौन सा है जिसमें हैमरिंग एक्शन होता है? सो हैमरिंग एक्शन कौन से प्रोसेस में होता है? ऑप्शंस है एक्सट्रूजन, रोलिंग, फोल्डरिंग और फोर्जिंग। सो फोर्जिंग इज द करेक्ट आंसर जिसमें हैमरिंग प्रोसेस से किया जाता है। एक्सट्रूजन में कैसा होता है? एक्सट्रूजन में किसी एक क्लोज डाई कैविटी में आप उसके प्रेस करके यहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग से उसे अलाउ करते हैं, ये एक्सट्रूजन कहलाता है। रोलिंग में भी क्या होता है? दो हैवी रोलर्स के बीच में से मेटल को पास कराते हैं और वो मेटल पास होता है तो वहाँ पे वो नई शेप ले लेता है। जबकि फोर्जिंग में क्या होता है? फोर्जिंग पे किसी इसको हैमर किया जाता है, हैमर्ड किया जाता है, आपको उसे बार बार पीटा जाता है और उससे उसको सही फॉर्मेशन मिलता है। सो आंसर इज फॉर्जिंग प्रोसेस। सो यह क्वेश्चंस आपके प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के फॉर्मिंग सेक्शन से है, जो कि ये भी बेसिक क्वेश्चंस है। आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, इजी हैं, एकदम बेसिक लेवल के हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे एक फोकस्ड वे में पढ़ना जरूरी है और एक आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना चाहिए यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, मैकेनिकल इंडिकेटर्स, मैकेनिकल इंडिकेटर्स आर यूज टू डिटरमाइन। मैकेनिकल इंडिकेटर किसके लिए यूज किया जाता है? ऑप्शंस है सक्शन पावर, ब्रेक हॉर्स पावर, इंडिकेटेड हॉर्स पावर और पंपिंग पावर। जैसे कि आपने अभी कुछ देर पहले देखा था कि आपके पंपिंग पावर से ही क्वेश्चन आया था, सक्शन और एग्जॉस्ट के लिए जो पावर रिक्वायरमेंट होता है ये, तो उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया है। सो यहाँ पे पूछा कि मैकेनिकल इंडिकेटर किसके लिए यूज होता है? सो मैकेनिकल इंडिकेटर जो यूज होता है वो इंडिकेटेड हॉर्स पावर को बताने के लिए यूज होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इंडिकेटेड पावर क्या होता है, आपके जो भी पीवी प्लॉट है उसमें जो एरिया कवर्ड हो रहा है उसे ही हमें मिलता है इंडिकेटेड पावर। क्वेश्चन नंबर 19, इन Kaplan turbine, the flow of water is filling the blanks to the axis of the shaft. To the axis of the shaft. So यहाँ पे पूछ रहा है आपको हाइड्रोलिक मशीन के टरबाइन सेक्शन से क्वेश्चन आइए, जिसमें आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है कि कैप्लान टरबाइन का में फ्लो कैसा होता है, कैप्लान टरबाइन में फ्लो कैसा होता है। जैसे कि आपको टरबाइंस के टाइप पता होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन, जिसमें भी आपको पिल्टन व्हील, फिर फ्रांसिस व्हील, फिर उसके बाद में कैप्लान टरबाइन होता है। कैप्लान टरबाइन में जो आपका फ्लो होता है वह एक्सिस के पैरेलल में होता है। कैसा होता है? एक्सिस के पैरेलल में होता है। तो आंसर इज फर्स्ट, पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स relationship between shear stress at a point and the rate of shear strain for the Newtonian fluids। जैसे आपने न्यूटोनियन फ्लूइड देखा तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कहाँ से है। ये है फ्लूइड मैकेनिक्स के विस्कोसिटी, विस्कोसिटी टॉपिक से है, जो कि एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है आपको कि रिलेशन बिटवीन shear स्ट्रेस और रेट ऑफ shear स्ट्रेन, रेट ऑफ shear स्ट्रेन जो होगा वो किससे रिलेटेड कर रहा है। आपको इक्वेशन कुछ देखा देखा लग रहा होगा। जी हाँ, अगर आप करेंगे ये चीज तो ये है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और कैसा होता है? ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, सो आंसर इज फोर्थ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 21, टूथ फिलेट इन गियर्स इज दी। टूथ फिलेट क्या होता है? सो ये क्वेश्चन अगेन आपके थ्योरी ऑफ मशीन से, गियर्स
टॉपिक से है, जिसमें टूथ फिलेट क्या होता है। जो फैक्चुअल क्वेश्चन है ये भी, जिसमें एक फैक्ट पूछा गया है, एक डेफिनेशन पूछी गई है कि गियर्स में फिलेट टूथ फिलेट किसे कहते हैं। सो क्या होता है, ये होता है सेम as the डिडेंडम, नो ऐसा नहीं होता। सरफेस ऑफ द टॉप ऑफ द टूथ, नहीं ये भी गलत है। कर्व फॉर्मिंग द फेस एंड द फ्लैंक, गलत है ये भी, है ना। तो रेडियस कनेक्टिंग द रूट सर्कल टू द टूथ प्रोफाइल इज नोन एज द टूथ फिलेट। तो आपका जो ये टूथ प्रोफाइल होता है जो भी, सो ये जो कनेक्शन होता है ये कहलाता है आपका टूथ फिलेट। तो आंसर इज fourth one. Next question, which of the following is also known as lost fix process? So ये आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है आपके कास्टिंग से रिलेटेड, कास्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, कास्टिंग टॉपिक से। तो जिसमें पूछा गया है, ऑप्शंस है सैंड कास्टिंग, इवेपोरेटिव पैटर्न कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, और नेक्स्ट है वैक्यूम सेल्ड कास्टिंग। सो आंसर इज इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, ये कहलाता है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी मोल्ड कैविटी बनाई जाएगी उसमें यहाँ पे वैक्स फिलअप कर दिया जाता है, और जैसे ही आप हॉट मेटल मेल्टर को यहाँ पे पोर करेंगे तो ये क्या होता है कि ये पूरा ड्रेन आउट हो जाता है, और यहाँ पर पूरा आपका मोल्टन मेटल फिल हो जाता है, और जिससे सॉलिडिफिकेशन के टाइम मिलने पर सॉलिडिफाई हो जाएगा और आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 23, एन ऑटो साइकिल इज आइडियलाइज्ड साइकिल फॉर। ये क्वेश्चन है आपके आईसी इंजन के बेसिक आपके ऑटो साइकिल से। सो इसमें देखते हैं, सो इसमें ऑप्शन क्या क्या है। पहला है स्पार्क इग्निशन इंजन्स, सेकंड कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स, थर्ड है स्टीम टर्बाइंस, और फोर्थ है स्टीम बॉयलर्स। ऑटो साइकिल्स में आपका जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो कम होता है, तो इसलिए प्रॉपर इग्निशंस नहीं हो पाता है कि किसी भी कमर्शियल चार्ज का, इसलिए वहाँ पे स्पार्क की ज़रूरत पड़ती है, और स्पार्क करने के बाद ही उसमें कंबशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसलिए आंसर इज स्पार्क इग्निशन। स्पार्क इग्निशंस क्यों हो रहा है, सो आपको रीज़न भी पता होना चाहिए कि ये हो रहा है बिकॉज जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो ऑटो साइकिल में कंपेयर टू डीजल साइकिल कम होता है, ठीक है, इसलिए हमें अलग से स्पार्क की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हेल्प टू फॉर्म स्लैग इन द शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। सो इसमें जैसे कि एक क्वेश्चन हमने कुछ देर पहले देखा था कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के ये वेल्डिंग टॉपिक से है। तो यहाँ पे जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसमें स्लैग प्रोड्यूस नहीं होता, एक क्वेश्चन हमने देखा था, सेम वही पूछ रहा है। देखिए कि यही ऑप्शन था कि शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, देखिए इसमें मैंने बताया था कि स्लैग प्रोड्यूस होता है। सो वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हेल्प टू फॉर्म द स्लैग, ठीक है। सो इसमें ऑप्शन है गैस शील्डिंग, इलेक्ट्रिकल पोलरिटी, फ्लक्स कोटिंग और वेल्डेड एज। सो ये फ्लक्स कोटिंग के कारण ही उसमें इलेक्ट्रोड के ऊपर में जो फ्लक्स की कोटिंग होती है उसके कारण ही उसमें स्लैग प्रोड्यूस होता है। तो आंसर इज 3 स्लैग। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट इन्वॉल्व बिल्टिंग ऑफ वर्कपीस। इसमें से कौन से प्रोसेस में वर्कपीस का मेल्टिंग नहीं होता है। ऑप्शंस है सेल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, ब्रेस वेल्डिंग, टंगस्टन इनट गैस वेल्डिंग और सोल्डरिंग। तो ऊपर के तीनों प्रोसेस में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका वर्क पीस होता है जो जिसको ज्वाइंट करना है उसे क्या कर देते हैं कि इतना हीटअप करते हैं कि इसका एक सेक्शन जो होता है हीट अफेक्टेड जोन वह मेल्टेड हो जाता है और वो बाद में फ्यूज हो जाता है। जबकि सोल्डरिंग इज द प्रोसेस जहाँ पे आपको एक अदर मेटल्स को उसको फॉर्म किया जाता है वहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से ज्वाइंट किया जाता है। सो आंसर इज सोल्डरिंग। Next questions, locomotive boiler is type of the boiler, which type of the boiler? So यहाँ पे ये क्वेश्चन है पावर प्लांट के बॉयलर्स टॉपिक से, जिसमें सिंपली बॉयलर के टाइप और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए। सो इसमें लोकोमोटिव बॉयलर जो होता है वह होता है हॉरिजॉन्टल एंड मल्टी ट्यूब बॉयलर। कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल एंड मल्टी ट्यूब बॉयलर। जल्द ही स्टार्ट होने वाले हमारे कोर्स में आपको
बहुत अच्छे से बताया जाएगा, समझाया जाएगा। और जो बॉयलर जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे कवर करके इसके सारे टाइप्स को आपको ग्राफिकली बहुत अच्छे से समझाया जाएंगे, जिससे ही आपको आसानी से याद रहेगा कि कौन सा टाइप बॉयलर जो होगा वह कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, वह फायर ट्यूब होता है कि कौन सा वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, कौन सा वर्टिकल होता है, कौन सा हॉरिजॉन्टल होता है। आपको बहुत अच्छे से कराया जाएगा कि आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो दोस्तों जल्दी हमारा कोर्स आने वाला है, उसकी मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। द स्टेटमेंट स्टेट्स दैट द heat flows from the hot substance to cold substance unaided। ठीक है, सो बिना किसी हेल्प के हीट जो है वो हॉट सब्सटेंस से कोल्ड सब्सटेंस में फ्लो होता है। सो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? सो क्लॉसियस का स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है क्लॉसियस का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम? सो ये क्वेश्चंस आपके थर्मोडायनेमिक के बेसिक सेक्शन से लिया गया है, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कि जैसे कि आप पढ़े होंगे कि प्रॉपर्टीज दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सटेंसिव और एक होता है इंटेंसिव। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है? सो ऑप्शंस टोटल वॉल्यूम, टोटल इंटरनल एनर्जी, टोटल मास और एक अगला है टेम्परेचर। आप अगर चाहे सो इस क्वेश्चंस को ऑड मैन आउट के हेल्प लेके भी बना सकते हैं, इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट वन। सो आंसर इज टेम्परेचर। आंसर होगा क्या? टेम्परेचर। वैसे इसकी थ्योरी क्या है बेसिक, कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं वो होते हैं मास डिपेंडेंट। अगर सिंपली बोला जाए तो कैसे हो जाते हैं? मास डिपेंडेंट हो जाते हैं। और ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। सो देखिए कि अगर सेक्शन कोई है आपका 5 kg का, सो उसकी टेम्परेचर यूनिफॉर्मली अगर है, तो अगर मान लो उसका टेम्परेचर आपका x केल्विन है, तो उसके एक सेक्शन का टेम्परेचर भी लेंगे तब भी वो x केल्विन होगा, दूसरे सेक्शन का लेंगे तब भी वो x केल्विन होगा, और दोनों सेक्शन को मिला देंगे तब भी उसका टेम्परेचर x केल्विन होगा। ठीक है, सो ये हो जाती है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो। सिंपल क्वेश्चन है आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के विस्कोसिटी टॉपिक से, जिसमें पूछा जा रहा है कि फ्लूइड की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण से वह फ्लो के लिए रेजिस्टेंस ऑफर करता है। सो जैसे कि हमारा टॉपिक का ही नाम है विस्कोसिटी, आंसर इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड विच ऑफ, है ना, बाय वर्च्यू ऑफ दिस द फ्लूइड ऑफर्स द रेजिस्टेंस टू द फ्लो। करेक्ट है, सो आंसर इज viscosity. Next question, in arc welding process which polarity is used to apply more heat to the electrode as compared to the base metal? So ये questions again आपके किससे है? See, ये question है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के वेल्डिंग प्रोसेस से क्वेश्चन है, जिसमें सिंपली पूछा गया है। और उसमें भी अगर बात करें तो आर्क वेल्डिंग से क्वेश्चन है। किससे है? आर्क वेल्डिंग से। तो आर्क वेल्डिंग में पोलैरिटी को आपको पढ़ना होगा। यहाँ से भी क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं कि हर एग्जाम में, इस प्रकार के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं आपको। तो इसमें पूछा है कि इलेक्ट्रोड और जो आपका वर्क पीस है, बेस है मटेरियल, उसको पोलैरिटी कैसी रखनी चाहिए। तो वहां पे होता है कि जब भी आपको हीट, मोर हीट कहाँ पे चाहिए? आपको इलेक्ट्रोड में चाहिए। तो वहां पे क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव पोलैरिटी आपको वर्कपीस को देना पड़ेगा और इलेक्ट्रोड को देना पड़ेगा पॉजिटिव। तो ऑप्शंस कौन से करेक्ट हैं? अल्टरनेटिंग करंट नहीं, आपको नहीं चेंज करना है। डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव नहीं, ऐसे में तो फिर यहाँ पे हीट उल्टा हो जाएगा। करंट स्ट्रेट पोलरिटी नहीं, आपको एक पोलरिटी देनी पड़ेगी। डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ कैरेक्टराइजेशंस ऑफ फ्लूइड फ्लो? ठीक है, सो फ्लूइड फ्लो को कौन सा नंबर जो है वो आपको कैरेक्टराइज करता है? सो फ्लूइड फ्लो के लिए जैसे ही होगा, सो ये नंबर है आपका, देखते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर, स्ट्रोहाल नंबर,
पॉइजन रेशियोज, यंग मॉडुलस। सो यंग मॉडुलस तो पहली बात तो इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आता है ना, सो इसमें तो बात ही नहीं होगा। सो ऑप्शन है आपके, करेक्ट आंसर इज रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर जो होता है आपको फ्लो को बताता है, जबकि होता है रो वी डी बाई म्यू, ठीक है, जहाँ पे डेंसिटी, वेलोसिटी, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ और विस्कोसिटी के फंक्शन होता है ये चीज। एक डायमेंशनलेस नंबर है जो कि फ्लूइड फ्लो को डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द फ्लो ऑफ फ्लूइड्स हैविंग नेग्लिजिबल वेरिएशन इन डेंसिटी इज टर्मस। जिसके डेंसिटी में बहुत नेग्लिजिबल वेरिएशन हो, जिसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो वैसे फ्लूइड को क्या कहते हैं? सो ऑप्शंस हैं कंप्रेसिबल फ्लू, नो, यहीं पे तो डेंसिटी में वेरिएशन आता है, डेंसिटी चेंज होती है। न्यूटोनियन फ्लूइड नहीं, ये तो आइडियल फ्लूइड है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होता है, आइडियल फ्लो तो पहले से बोल के रखा है। सो आंसर इज इनकम्प्रेसिबल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल flow is the right answer. Question number 33, which of the following is an example of tangential flow turbine? टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन कौन सा है इसमें से? ये क्वेश्चन आपके हाइड्रोलिक मशीन से, टर्बाइन सेक्शन से है। लगातार आप देख रहे हैं कि इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो जैसे कि अभी क्वेश्चंस में आपने पिछले क्वेश्चनों में देखा था कि केपलाइन टर्बाइन में फ्लो कैसा होता है, ये पूछा था, और उसमें हमने देखा था कि फ्लो कैसा होता है, पैरेलल होता है ना, ये चीज़ें देखी थी। ओल्ड फ्रांसिस टर्बाइन में रेडियल होता है, कैसा होता है, रेडियल होता है, ठीक। और प्रोपेलर टर्बाइन में भी ये जैसे कि पैरेलल ही होता है, और यह मिक्स होता है। आंसर आपका हो जाएगा पेल्टन व्हील, इसमें होता है टेंजेंशियल फ्लो। इसमें कैसा होता है, टेंजेंशियल फ्लो होता है, ठीक है। तो ये हो गया, आंसर इज फोर्थ वन, टेंजेंशियल फ्लो। इसमें कैसा होता है, इस तरीके से फ्लो आप दिखा सकते हैं, इस तरीके से आपके बकेट्स लगे होंगे, सिंपल अगर ड्राइंग देखें तो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, फ्लो रेट ऑफ स्टीम इन वाटर ट्यूब बॉयलर। अगेन क्वेश्चंस फ्रॉम द बॉयलर। इसमें आपको फिर से बॉयलर के टाइप अगर आपको पता है तो आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं कि फ्लो रेट ऑफ स्टीम इन वाटर ट्यूब बॉयलर एज कम्पेयर टू द फायर ट्यूब बॉयलर इज। सो ये पूछ रहा है, आपके कंपेरिजन कर रहा है वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर में। सो दोनों में स्टीम फ्लो रेट किस में ज़्यादा होगा? सो स्टीम फ्लो रेट आपके वाटर ट्यूब में ज़्यादा होता है, ठीक। सो आंसर इज 3, आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ वर्क वीट रिटर्न मैकेनिज्म इज अ इन्वर्जन ऑफ। सो ये क्वेश्चन है आपके थ्योरी ऑफ मशीन के मैकेनिज्म टॉपिक से। सो यहाँ पे जैसे कि पूछा है आपको विथ वर्क क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म के बारे में, ये किसका इन्वर्जन है? सो ये इसमें क्या होता है, इसमें एक स्लाइडिंग पेयर लगा होता है, और स्लाइडिंग पेयर के साथ में एक लीवर और एक क्रैंक जुड़ा होता है, और जो कि इसके रोटेशन के साथ में आगे बढ़ता है। सो इसमें होगा आंसर नंबर 3 is the correct answer, 1 sliding pair and the 3 turning pairs. Question number 36, in which of the type of cam the follower moves in the direction parallel to the cam? Again question आपके थ्योरी ऑफ मोशन की कैम एंड फॉलोवर से लिया गया है, जिसमें पूछ रहा है कि आपका कैम का इन फॉलोवर जो होगा वह कैम के डायरेक्शन में मूव करेगा। तो वो कौन से केसेस में होता है? इनवॉल्यूट में नहीं होता है, सिलेंड्रिकल में नहीं होता है, साइक्लोइडल में नहीं होता है। आंसर इज रेडियल, आंसर इज रेडियल टाइप। क्वेश्चन नंबर 37, pumps in which the fluid enters at center of the impeller and the impeller blades direct the flow right angles outward to the pump shaft are called. So ये क्वेश्चन आपके हाइड्रोलिक मशीन के पंप सेक्शन से लिया गया है, जिसमें ये पूछा गया है कि पंप के सेंटर पे अगर वाटर आएगी और रेडियली आउटवर्ड चली जाएगी, तो यह कौन सा पंप कहलाता है? सो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि आप रेडियली आउटवर्ड है, तो दैट इज कॉल्ड रेडियल फ्लो पंप। आंसर इज रेडियल फ्लो पंप। क्वेश्चन नंबर 38, द मशीनिंग ऑफ मेटल इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस? सो यहाँ पे क्या होता है, मशीनिंग में हमेशा क्या करते हैं हम, जैसे कि आपने लेथ देखा है,
लेथ है, आपका शेपर है, सभी इसमें क्या करते हैं, आपके इसमें मटेरियल को रिमूव करते हैं, मटेरियल को रिमूव करते हैं। यहाँ पे जैसे कि होल बनाना है तो यहाँ पे मटेरियल रिमूव करेंगे, तो आंसर इज रिमूवल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोटेड इलेक्ट्रोड। कोटेड इलेक्ट्रोड इज अ टर्म एसोसिएटेड विथ। सो यहाँ पे क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोड से रिलेटेड है कि कोटेड इलेक्ट्रोड टर्म किस में यूज होता है। सो ऑप्शंस हैं मैनुअल आर्क, मेटल आर्क वेल्डिंग, टंगस्टन गैस वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग और मेटल इनट गैस वेल्डिंग। तो केवल जो कोटेड इलेक्ट्रोड होता है वो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग में यूज होता है, जो आपका कन्वेंशनल टाइप की वेल्डिंग प्रोसेस होती है। बाकी जो आपके एडवांस्ड वेल्डिंग प्रोसेस जैसे कि टंगस्टन इनट गैस वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का यूज़ नहीं किया जाता, कोटेड इलेक्ट्रोड का यूज़ नहीं किया जाता है, ना ही गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में और ना ही मेटल इनट में। सो आंसर इज मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, in torch brazing which is used as a heat source। इनमें से कौन सा ब्रेजिंग में हीट सोर्स के लिए यूज होता है। तो ऑप्शंस हैं रेजिस्टेंस क्वाइल, फ्रैक्शनल टूल, गैस फ्रेम, इलेक्ट्रिक आर्क। सो आपके ब्रेजिंग में जो यूज होता है दैट इज गैस फ्रेम। गैस फ्रेम का यूज करते हैं हम लोग ब्रेजिंग में। तो इस वीडियो में इन्हीं 40 क्वेश्चन को करते हैं। अगली वीडियो जल्दी लाएंगे जिसमें हमने बाकी के 40 क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। आपको कैसा लगा जरूर बताएं और जल्द ही हम अगली वीडियो लाएंगे। और साथ में आप जुट जाएं अपने तैयारी में, क्योंकि समय बहुत कम है। तैयारी अच्छे से कीजिएगा और हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, आपके लिए कोर्स लाने के लिए तैयार हैं, आपके इस सफ़र को आसान बनाने के लिए हम तैयार हैं। सो हमसे जुड़ने के लिए आपको कहाँ जुड़ना होगा, आपको जुड़ना होगा अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस के मोबाइल ऐप पर। और यह कोर्स आपको कैसे उपलब्ध होगा, कैसे खरीदना है, कितने प्राइस का होगा, यह हम आपको बहुत जल्दी बताएंगे अगले वीडियो में। और वो भी ये पूरी चीज़ें आपको मिलेगी एक नॉमिनल लोवेस्ट प्राइस पर। सो हमसे जुड़े रहने के लिए आप विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमसे मिल सकते हैं। यूट्यूब पर, फेसबुक, टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।